जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चनों के साथ होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से आप जज कर सकते हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर अधिक तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिकों को अधिक पढ़ना है। और आज के क्वेश्चन जो है इस प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चन गोल्डन क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके 1950 में, 1951, 1952 या 1956 में। तो बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के आधार पर मतलब भाषाओं के आधार पर जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वह आपका किस वर्ष किया गया था? तो इसमें जो सही जवाब होगा उसका आपका करेक्ट जवाब होने वाला है 1956 में। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बात कर लेते हैं पुनर्गठन। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, या पुनर्गठन जो आयोग बना था वह आपका कब बना था? तो सही जवाब होगा 1953 में आपका क्या बना था? पुनर्गठन आयोग बना था। और उसके बाद जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वह आपका 1956 में किया गया था। बात कर लेते हैं कितने राज्यों की मांग की गई थी। तो जो पुनर्गठन में मांग की गई थी वह आपकी 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की गई थी। परंतु जो भाषाओं के आधार पर भारत में राज्यों को बांटा गया था वह आपका 14 राज्यों और 6 स्टेट मतलब 6 यूटी जो आपके केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो क्वेश्चन आपसे मेरे दोस्तों पूछा गया था, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किस वर्ष किया गया? तो 1956 इसका आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो सही जवाब होगा मेरे दोस्तों आपको 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, आपका टारगेट इनमें कितने क्वेश्चनों का था। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताऊंगा और गोल्डन क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे सीधा आपको एग्जाम में मिलेगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 1852 में, 1872 में, 1881 में या 1952 में। बताइएगा, भारत में जो आपकी पहली जनगणना हुई थी वह आपसे पूछा गया है किस वर्ष हुई थी। तो इसमें मेरे दोस्तों जिन्होंने भी विकल्प बी को यानी 1872 को चुना है, बिल्कुल सही चुना है कि 1872 में आपकी पहली जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1872 में आपकी जो पहली जनगणना हुई थी, इसमें आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं उस समय कार्यकाल किसका चल रहा है तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आपकी जो हुई थी पहली जनगणना हुई थी। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में पहली नियमित जनगणना, ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन अलग हैं। नियमित, तो भारत में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वह आपकी कब हुई थी? तो मेरे दोस्तों भारत में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी वह आपकी 1881 में हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई। नियमित जनगणना कब हुई? तो 1881 में हुई। बात करते हैं 2011 की जनगणना को लेकर। तो जो मेरे दोस्तों 2011 की जनगणना थी वह आपकी 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के बाद आपकी 7वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011 की जो जनगणना थी स्वतंत्रता के बाद 7वीं और आपकी 15वीं जनगणना थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में आपकी भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। आगे क्वेश्चन आपसे बनता है, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऑप्शन है आपके 93वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान, 97वां या 91वां संविधान संशोधन। तो बताइएगा
संविधान का निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संशोधन है जो केंद्र और राज्यों के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या को सीमित करता है? तो कौन सा संशोधन करता है? तो आपका सही जवाब होगा 91वां संविधान संशोधन, जो आपका 2003 में हुआ था। यह आपका मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या को नियुक्त करता है। तो इसमें डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? ऑप्शन है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या उपयुक्त सभी स्थानों पर। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो मेरे दोस्तों, जो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है वह आपका पंचायती राज निकायों में। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि पंचायती राज से संबंधित आपकी कौन सी अनुसूची है। तो भारतीय संविधान में जो आपकी अनुसूची नंबर 11 है वह आपकी पंचायती राज से संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नई दिल्ली के मुख्य वस्तु या वास्तुकार या डिजाइनर कौन था? तो जो आपकी नई दिल्ली है उसके जो वास्तुकार या डिजाइनर थे वे आपसे पूछा गया है कौन थे। तो कौन थे? तो सही जवाब होगा एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ने जो किया था, नई दिल्ली का वास्तुविद या डिजाइनर कार जो थे वह आपके एडविन लुटियन थे। बात कर लेते हैं नई दिल्ली को डिजाइन, मतलब नई दिल्ली क्यों बनी थी। तो मेरे दोस्तों, भारत की जो राजधानी थी पहले कलकत्ता थी और इसके बाद 1911 में इसकी राजधानी, भारत की राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली कर दिया गया था। तो दिल्ली में अधिकतर विकास और सुंदरता दिखाने के लिए इसका डिजाइन किया गया था। तो इसका आपका सही जवाब होगा, इसीलिए इसकी क्या की गई थी, डिजाइन किया गया था। तो एडमंड लुटियंस आपका सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान में होन्शु नामक द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान में होन्शु, तो जापान में जो होन्शु नामक द्वीप है वह आपका किस लिए प्रसिद्ध है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है कोयले के लिए, लोहा अयस्क के लिए, तेल या हीरे के लिए। तो बताइएगा, जापान में होन्शु नामक द्वीप। तो मेरे दोस्तों, जो जापान में होन्शु नामक द्वीप है वह आपका तेल के लिए प्रसिद्ध है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? जो आपका होन्शु द्वीप है वह जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और यह तेल, जस्ता और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तेल, जस्ते और तांबे के लिए आपका जापान में स्थित होन्शु जो द्वीप है वह आपका प्रसिद्ध द्वीप है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हुमायूं की दुर्घटना में जो मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था अकबर को कहाँ पर मुगल सिंहासन पर बैठाया था? ऑप्शन है लाहौर में, सरहिंद में, कन्नौर में या काबुल में। तो बताइएगा, हुमायूं की दुर्घटना मतलब हुमायूं की मृत्यु के बाद जो आपकी हुमायूं की मृत्यु हुई थी आपकी 1556 में, कहाँ से? 1556 में आपकी जो हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो इन्हें बैठा दिया गया था वह आपका कहाँ पर बैठाया गया था? तो सही जवाब होगा कन्नौर में। कहाँ पर? कन्नौर में अकबर को, कन्नौर में। हुमायूं ने एक पुस्तकालय बनाया था। हुमायूं ने जो पुस्तकालय बनाया था, दीप, कई बार क्वेश्चन नाम भी पूछ लिया जाता है कि दीन पन्हा पुस्तकालय। तो दीन पन्हा जो पुस्तकालय बनाया था वह आपका हुमायूं ने ही बनाया था, जिसकी सीढ़ियों से लगभग 33 सीढ़ी थी। 33 सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, जो आपका पूरा क्या बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। तो इस दुर्घटना के बाद अकबर को कहाँ पर? कन्नौर में क्या बना दिया था? शासक बना दिया था 1556 में। तो यह क्वेश्चन भी आपसे मेरे दोस्तों पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कहूँगा 3 स्टार इस क्वेश्चन को देने वाला हूँ। क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध ही निर्वाचित हुआ था? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, KR नारायण, नीलम संजीव रेड्डी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित या निर्विरोध चुना गया था? तो मेरे दोस्तों, जो निर्विरोध चुना गया था वह आपका नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। कब? नीलम संजीव रेड्डी को 26 मार्च 1977 में, 26 मार्च 1977 में इनको अस्थायी सदस्य के लिए चुन लिया गया था। फिर इन्हें
मतलब इनको ऐसे ही चुन लिया गया। फिर इन्हें 13 जुलाई 1977 को पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद जो चुना गया था, इनको निर्विरोध जो चुना गया था वह आपका 21 जुलाई को चुन लिया गया था 1977 में। और ये जो थी भारत के कौन से राष्ट्रपति थी, तो ये आपके भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी को 26 मार्च 1977 को चुना गया। फिर 13 जुलाई 1977 को पद से हटा दिया गया। और फिर स्थायी तौर से 21 जुलाई 1977 को 8वें राष्ट्रपति के रूप में इनको चुन लिया गया था। आगे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? ऑप्शन है टोकरी बनाने वाला, कुम्हार, माली या पुजारी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे और बताने में असमर्थ होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वह होगा आपका पुजारी इसमें प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे क्वेश्चन है आपका, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड बेलजली को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को या लॉर्ड रिपन को। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस गवर्नर को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो वह कहा जाता है आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब होगा डी विकल्प, इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे पहले 1935 में संविधान में जो आपकी सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है नेहरू जी ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने या एम.एन. राय ने। तो 1935 में जो संविधान सभा का जो सुझाव पारित किया था वह आपका एम.एन. राय ने किया था, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकृत है? तो कौन सा कोड है? तो ASCII जो कोड है वह आपका प्रचलित है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका मेरे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहाइंड द रिवर स्पिल्स उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा यह आपका किसके द्वारा लिखित है? बताइए, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित है? तो सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका जो बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है, जो बिल्कुल सही जवाब होगा वह होगा एरस्टीन कायर के द्वारा, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार किया था टीमिन, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलीकट्टू के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है चित्रकुरु, कार्तिकाई, ओणम या पोंगल। तो बताइए कलीकुट्टू के साथ कौन जुड़ा है? तो इसके साथ आपका पोंगल जुड़ा है। बात कर लेते हैं कलीकट्टू जो है वह आपका तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में एक खेल है जो आपका बनाया जाता है, जो आपका पोंगल त्यौहार पर बनाया जाता है, जिसमें सांड के जो आपके बैल होते हैं उनके सींगों में भारी मात्रा में सिक्कों की थैली टांग दी जाती है, जिससे आपका खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ISDN का दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहाँ पर, तो इसमें आपको बताना होगा क्या है? तो सही जवाब होगा ध्वनि, वीडियो और डाटा साथ साथ संचालित होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 20 दिसंबर 2021 को नागर विमान मंत्री BK सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? तो सही जवाब होगा 52 हेक्टेयर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियो तरंग का वेग आपका 3 × 10 की घात 8, 3 × 10 की घात 8 है, वो प्रतिशत नहीं है, तो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपका रेडियो तरंग का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है, टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल कितनी होती है? तो सही जवाब होगा 4.76 सेंटीमीटर आपकी चाल होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है?
अगला क्वेश्चन है आपका, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए, तो मेरे दोस्तों जो नदी के प्रवाह को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं वह हम रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या कानपुर में। तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, तो लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है वह आपका कहाँ पर है। तो सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपका हैदराबाद में है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं लाल बहादुर स्टेडियम को जो जाना जाता है वह आपका 1967 से इसका नाम बदलकर जो कर दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कर दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं।